हेलो स्टूडेंट, हम लोग 10th क्लास के जीव विज्ञान के अंतर्गत आज अध्याय 3 पर डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। अध्याय 3 है जीवों में जनन। इसके पहले हम लोग कई लेसन पर डिस्कशन कर चुके हैं, जैव प्रक्रम पर डिस्कशन कर चुके हैं, समन्वय व नियंत्रण पर डिस्कशन कर चुके हैं, परितंत्र पर भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। उन लेसन पर डिस्कशन करने के दौरान जैसा कि मैं कहा था कि हम लोग खास तौर से उसी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे जिससे विगत वर्ष की परीक्षा के दौरान प्रश्न पूछे गए हैं या फिर आगे प्रश्न पूछने की संभावना है। तो हम लोग फोकस उन्हीं पर करेंगे जिससे कि आपके परीक्षा के अंतर्गत प्रश्न पूछने की संभावना है। तो यहाँ पर डिस्कशन प्रारंभ करते हैं कि जीवों में जनन, यह जैसा कि हम जानते हैं कि लेसन का नाम है जीवों में जनन। तो जीवों में जनन क्यों आवश्यक है? जीवों में जनन क्यों आवश्यक है? आवश्यक है, यह क्या है? जनन का उद्देश्य यहां से हम लोग जानेंगे। तो देखिए, जीवों के अंतर्गत जीवित रहने के लिए कई प्रकार के जैव प्रक्रम होते हैं। हम लोग जैव प्रक्रम के अंतर्गत इसको पढ़े हैं, चाहे हम श्वसन की बात करें, पोषण की बात करें, उत्सर्जन की बात करें, चाहे परिसंचरण की बात करें। तो इस प्रकार के जीवों के अंतर्गत जैव प्रक्रम होता है जो जीवों को जीवित रहने के लिए आवश्यक जैव प्रक्रम है। लेकिन अगर हम जनन की बात करें, प्रजनन की बात करें, तो प्रजनन एक आवश्यक जैव प्रक्रम नहीं है। कहने का अर्थ है कि जीवों को जीवित रहने के लिए जितने भी आवश्यक जैव प्रक्रम है, उन जैव प्रक्रमों में प्रजनन एक आवश्यक प्रक्रम नहीं है। बल्कि जो जीव प्रजनन करते हैं तो प्रजनन के दौरान काफ़ी उनको ऊर्जा व्यय करना पड़ता है और इससे ऊर्जा रिलीज नहीं होती है, बल्कि ऊर्जा क्या करना पड़ता है? व्यय करना पड़ता है। तो फिर कोई जीव जनन क्यों करता है? तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि जो जन्मा है उसे मरना होगा। जो भी सजीव हैं वह क्या होते हैं? जन्म लेते हैं और एक दिन समाप्त हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो पुनः वह जीव हमें दिखाई कैसे देते हैं? क्योंकि प्रत्येक जो जीव होते हैं उनका जीवन काल निश्चित होता है। अब यहाँ पर आप साधारण सी बात करेंगे कि यह जीवन काल क्या है? जीवन काल, तो जीवन काल को हम लोग जानते हैं कि जीव के जन्म लेने से लेकर मृत्यु तक, प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीव का जीवन काल कहा जाता है। जीवन काल कहा जाता है। यानी स्पष्ट है कि जीवों का क्या होता है? जीवन काल निश्चित होता है। जीव अपने जीवन चक्र को पूरा करता है और पूरा करने के बाद वह क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, मर जाता है। जैसे कि अगर उदाहरण की बात करें तो मानव का जीवन काल कितना है? 70 से 75 वर्ष। ठीक उसी प्रकार से अगर बात करें तो बरगद की बात करें तो 200 वर्ष। अगर हम कछुआ की बात करें तो 100 से 150 वर्ष। ठीक उसी प्रकार से अगर हम हाथी की बात करें तो 60 से 65 वर्ष। गाय की बात करें चाहे कुत्ते की बात करें तो इनका जो जीवन काल होता है 20 से 25 वर्ष होता है। तोता के अगर जीवन काल की बात करें तो तोता का जीवन काल 140 वर्ष होता है। उसी प्रकार से अगर तितली की बात करें तो तितली का जीवन काल 2 से 3 सप्ताह होता है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जैसे कि हम उदाहरण उठाते हैं कि जो तितली है वह, उस तितली का जो जीवन काल होता है 2 से 3 सप्ताह होता है। तो वह हम हजारों वर्षों से तितली को कैसे देख रहे हैं? इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वह क्या करती है? जनन करती है। तितली क्या करती है?
तो जनन करती है। जनन तितली जनन करती है, जनन करती है। और इस जनन के द्वारा जीवों के क्या होता है, जीवों की वंश वृद्धि होती है तथा जीवों की निरंतरता बनी रहती है। अगर कोई जीव जनन नहीं करता है तो वह क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यानी जीवों के निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। तो जनन का एकमात्र उद्देश्य यह है कि अगर कोई जीव जनन नहीं करता है तो उससे जीवों की निरंतरता समाप्त हो जाएगी। यानी कि जनन जीवों की निरंतरता के लिए आवश्यक होता है। और यही कारण है कि कोई भी जीव जनन के द्वारा अपना वंश वृद्धि करता है तथा अपने जीव की निरंतरता को बनाए रखता है। तो पुनः प्रश्न उत्पन्न होता है कि जनन क्या है। तो जनन को हम लोग देखते हैं कि जीव जनन के द्वारा वंश वृद्धि करता है, वंश वृद्धि करता है। जीवों के संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन, इसी को प्रजनन भी कहा जाता है, जनन कहा जाता है। कहने का अर्थ है कि जीव क्या करते हैं, अपनी वंश वृद्धि के लिए क्या करते हैं, जनन करते हैं। तथा जो जीवों के अंतर्गत जो संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया होती है उसे ही क्या कहा जाता है, जनन कहा जाता है। यह जनन क्यों आवश्यक है, तो जनन जीवों की निरंतरता को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है, जनन एक आवश्यक प्रक्रम है। यानी कहने का अर्थ है कि अगर कोई जीव जनन नहीं करता है तो क्या हो जाएगी, उसकी निरंतरता समाप्त हो जाएगी, वह पृथ्वी से विलुप्त हो जाएगा। इसीलिए वह क्या करता है, जनन करता है। और जनन क्या है, तो जीवों के संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, जनन कहा जाता है। अब यहां पर प्रश्न उत्पन्न होता है कि कोई जीव जनन कैसे करता है, यानी कि जनन कितने प्रकार का होता है। तो अगर पृथ्वी पर हम बात करें तो पृथ्वी पर 1.7 से 1.8 मिलियन जीव हैं और वे सभी जीव 1.7 से 1.8 मिलियन जीव हैं। और ये सभी जीव कैसे जनन करते हैं, तो ये सभी जीव दो ही प्रकार से जनन करते हैं, अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन। देखिए यह लेसन बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा बहुत भी ध्यान देंगे तो इस लेसन में याद करने की आवश्यकता नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान रखिए और थोड़ा बहुत ध्यान देंगे तो इस लेसन के अंतर्गत कोई भी चीज याद करने की आवश्यकता नहीं होगा। यानी कि जनन का प्रकार, अगर जनन की कितने प्रकार का होता है, तो जनन दो प्रकार का होता है। पृथ्वी पर जो समस्त जीव हैं वह दो ही प्रकार से जनन करते हैं, या तो वह अलैंगिक जनन करेंगे चाहे वह लैंगिक जनन करेंगे।
तो अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि अलैंगिक जनन क्या है, यानी नंबर 1 को देखते हैं, अलैंगिक जनन क्या है। तो ऐसे ऐसे प्रजनन प्रजनन अथवा जनन जिसमें एक ही जनक जीव संतान उत्पन्न करता है, संतान उत्पन्न करता है, उसे अलैंगिक प्रजनन कहा जाता है। यानी अलैंगिक प्रजनन के अंतर्गत जो जनक जीव होता है वह एक ही जनक जीव क्या करता है, वह प्रजनन करता है। अब इसकी कुछ खासियत होता है, कुछ विशेषताएं होती हैं, यानी अलैंगिक जनन की कुछ विशेषताएं होती हैं कि इसके अंतर्गत यानी अलैंगिक जनन के अंतर्गत जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि जनक जीव क्या होते हैं, एक ही जनक जीव होता है और वही संतान उत्पन्न करते हैं। तो इस अलैंगिक जनन के अंतर्गत युग्मकों यानी शुक्राणु तथा अंडाणु के सलयन निषेचन तथा भ्रूणीय विकास नहीं होता है। यानी अगर हम कहें कि अलैंगिक जनन के अंतर्गत क्या होता है, अलैंगिक जनन किसको कहा जाता है, तो ऐसे प्रजनन या जनन जिसमें एक जनक जीव संतान उत्पन्न करता है उसे अलैंगिक प्रजनन कहा जाता है। अलैंगिक प्रजनन के अंतर्गत युग्मकों यानी जो युग्मक होते हैं नर व मादा, तो जो नर युग्मक होता है शुक्राणु तथा जो मादा युग्मक होता है अंडाणु, उसमें संलयन की आवश्यकता नहीं होता है, उसमें निषेचन की आवश्यकता नहीं होता है तथा भ्रूणीय विकास भी आवश्यक नहीं होता है। यह पहली खासियत है। अगर दूसरी खासियत, दूसरी विशेषता की बात करें, कभी कभी क्या पूछता है कि अलैंगिक जनन क्या है तथा अलैंगिक जनन की कुछ विशेषताएं बताइए। तो यहां से हम लोग कुछ विशेषता को देखते हैं। तो यहां जो अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन के अंतर्गत समसूत्री विभाजन होता है, विभाजन होता है तथा संतति जीव अपने जनक के समान होता है। इसीलिए उसे क्लोम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंतर्गत एक ही जनक जीव शामिल होता है। एक ही जनक जीव क्या करता है, संतान को उत्पन्न करता है और उसके अंतर्गत जो डीएनए होता है, डीएनए का क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप जो भी संतति जीव, जो उसकी संतान होगा, वह कैसा होगा, तो वह संतान अपने जनक जीव के समान होगा और इसीलिए उसको क्या कहते हैं, क्लोम कहा जाता है। तो यह है अलैंगिक जनन के विषय में। हम लोग अब लैंगिक जनन को देखते हैं कि लैंगिक जनन क्या है। लैंगिक जनन सिंपल चीजें हैं, थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो नो डाउट आप लोग कर ले जाएंगे।
कोई विशेष इसके अंतर्गत चीजें नहीं हैं। लैंगिक जनन, तो लैंगिक जनन यानी दूसरे को देखते हैं, ऐसा जनन जिसमें दो विपरीत लिंगी नर व मादा। ऐसे जनन जिसमें दो विपरीत लिंगी नर व मादा के युग्मक क्या होंगे? तो शुक्राणु व अंडाणु का संलयन होता है तथा युग्मनज का निर्माण होता है तथा उसी युग्मनज से भ्रूण का विकास होता है और वही भ्रूण नए जीव के रूप में उत्पन्न होता है। देखिए, यह परिभाषा थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन यह संपूर्ण है और आगे आपको यह काम करेगा। यानी लैंगिक जनन के अंतर्गत क्या होता है? तो ऐसे जनन जिसमें दो विपरीत लिंगी, यानी उसमें क्या किसकी आवश्यकता होगी? नर और मादा, दो विपरीत लिंगी जीव यानी कि नर व मादा दोनों की आवश्यकता होगी। और वह क्या करते हैं? उनके युग्मक यानी कि नर का शुक्राणु तथा मादा का अंडाणु यह क्या करेंगे? संलयित होंगे और संलयन होने के बाद उसमें निषेचन होगा और निषेचन होने के बाद क्या निर्मित होगा? युग्मनज का निर्माण होगा। वही युग्मनज क्या होता है? भ्रूण बनता है और उसी भ्रूण से के विकास के बाद क्या होते हैं? नए जीव उत्पन्न होते हैं। इसके अंतर्गत यानी कि जो लैंगिक जनन होता है, तो लैंगिक जनन के अंतर्गत अभी हम लोगों ने देखा कि और लैंगिक जनन के अंतर्गत क्या हो रहा था? समसूत्री विभाजन हो रहा था और यहां पर जो जीव बन रहा था अपने जनक के समान उत्पन्न हो रहा है, यानी इसीलिए उसको हम लोग क्या कह रहे थे? क्लोन कह रहे थे। लेकिन लैंगिक विभाजन के अंतर्गत समसूत्री विभाजन नहीं होता है, बल्कि अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये डीएनए की बात हो रहा है, डीएनए का। और डीएनए हम जानते हैं कि कहाँ होता है? तो केंद्रक में होता है। वैसे तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। तो जो डीएनए होता है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, नर व मादा। और यहां पर जो भी संतति जीव बनेगा उसके अंतर्गत जो भी लक्षण होगी, जो भी विशेषता होगी, वह नर तथा मादा दोनों का होगा, यानी उसके अंतर्गत मिश्रित लक्षण होंगे। और यही कारण है कि जो लैंगिक जनन होता है, तो लैंगिक जनन से उत्पन्न जो संतान होती है उसमें क्या होता है? वह अपने जनक से भिन्न होता है। हम जानते हैं कि डीएनए क्या करता है? डीएनए तमाम तरह के जो इंफॉर्मेशन होता है वह डीएनए ही संचित करके रखता है। हाथ कितने लंबे होंगे, आंख कैसा होगा, बाल कैसा होगा, लंबाई कितनी होगी। तो यहां पर देखिए कि जो लैंगिक जनन होता है, तो लैंगिक जनन के अंतर्गत नर और मादा यानी कि दो विपरीत लिंगी जीव क्या करते हैं?
इसमें शामिल होते हैं। और यही कारण है कि जो संतति जीव होगा, संतति जीव के अंतर्गत जो लक्षण होगा मिश्रित लक्षण होगा, यानी कुछ नर के होंगे और कुछ मादा के होंगे, और उनके अंतर्गत जो भी लक्षण पाया जाएगा वह जनक जीव से भिन्न होगा। तो यह लैंगिक जनन है। इसके अतिरिक्त हम लोग जब लैंगिक जनन को पढ़ेंगे तो उस क्रम में हम लोग विशेष रूप से इस पर चर्चा करेंगे। अब हम लोग एक चीज और यहाँ पर देखते हैं जिससे प्रश्न पूछने की संभावना रहता है कि लैंगिक तथा अलैंगिक जनन के अंतर्गत क्या अंतर है, क्योंकि कभी कभी क्या करता है कि यह अंतर पूछ देता है कि लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में अंतर बताइए। 2 अंतर का भी पूछ देता है, कभी 4 अंतर पूछ देता है, तो मैक्सिमम टाइम क्या करता है 4 अंतर पूछता है। तो हम लोग देखते हैं इसको कि लैंगिक तथा अलैंगिक जनन के अंतर्गत क्या अंतर होता है। तो अंतर हम लिख देते हैं, यह लैंगिक तथा अलैंगिक जनन के अंतर्गत अंतर है। अगर नंबर 1 की बात करें तो अलैंगिक जनन में जनक जीव एक ही सम्मिलित होता है, एक ही होता है, जबकि लैंगिक जनन के लिए 2 विपरीत लिंगी जनक जीव आवश्यक हैं। जनक जीव आवश्यक हैं। अगर दूसरे अंतर की बात करें तो अलैंगिक जनन के अंतर्गत अलैंगिक जनन के लिए जनन अंग कौन कौन से होते हैं, वृषण व अंडाणु आवश्यक नहीं होते हैं, जबकि लैंगिक जनन के लिए जनन अंग आवश्यक है। यह अंतर है। अगर तीसरे अंतर की बात करें तो तीसरा जो लैंगिक और अलैंगिक जनन के अंतर्गत तीसरे अंतर देखते हैं तो अलैंगिक जनन में युग्मक का संलयन निषेचन व भ्रूणीय विकास नहीं होता है, जबकि लैंगिक जनन में युग्मक का संलयन निषेचन तथा भ्रूणीय विकास होता है। यह 3 अंतर है। इसके अतिरिक्त भी कई अंतर इसके अंतर्गत हम लोग देख सकते हैं। एक और अंतर हम लोग देखते हैं कि लैंगिक तथा अलैंगिक जनन के अंतर्गत एक और क्या अंतर है, क्योंकि कभी कभी जब पूछता है तो 4 पूछता है कि लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में 4 अंतर बताइए। तो एक यह भी है। चौथा अंतर है कि अलैंगिक जनन तीव्र
गति से होता है, तीव्र गति से होता है। इसलिए जीवों की उत्पत्ति अत्यधिक होती है, अत्यधिक होता है। परंतु या जबकि लैंगिक जनन में संलयन, निषेचन, भ्रूणीय विकास के कारण अत्यधिक समय व्यय होता है। अतः जीवों की उत्पत्ति कम होती है। अगर हम चौथे की अगर देखें तो पांचवा भी देख लेते हैं कि जो अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन में जनक के डीएनए का समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है तथा संतति जीव अपने जनक के समान होता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे क्लोन कहा जाता है। जबकि लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी डीएनए में अर्धसूत्री विभाजन होता है तथा संतति अपने जनक के समान नहीं होता है, यानी कि भिन्न गुणों वाला होता है, तो यह हुआ हम लोगों का लैंगिक तथा अलैंगिक जनन के अंतर्गत 5 अंतर। तो अब हम लोग देखते हैं कि लैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है तथा अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग पहले प्रारंभ करते हैं अलैंगिक जनन से, और हम लोग देखते हैं इसके अंतर्गत कि किन जीवों में अलैंगिक जनन होता है तथा अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है। ध्यान रखिएगा, केवल आप लोग इसको बेहतर तरीके से समझेंगे तो आप लोगों को याद करने की आवश्यकता नहीं होगा। तो अलैंगिक जनन को देखते हैं। अलैंगिक जनन, तो पहला नंबर देखते हैं कि अलैंगिक जनन कौन से ऐसे जो जीव होते हैं जो कि अलैंगिक जनन करते हैं। तो इसके अंतर्गत जो इससे बहुविकल्पी के प्रश्न बनते हैं। समस्त एककोशिकीय जीव
क्या करते हैं, अलैंगिक जनन करते हैं। देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले कि जीवों के शरीर में कोशिका की संख्या के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वह एक कोशिकीय जीव किस प्रकार से जनन करते हैं, तो उनके अंतर्गत अलैंगिक जनन होता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं, तो जो जितने भी मोनेरा जगत के अंतर्गत रखे गए हैं तथा जितने भी प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखे गए हैं, यानी मोनेरा जगत के अंतर्गत जीवाणु की बात करें, नीले हरे शैवाल, नीले हरे शैवाल, चाहे प्लाज्मोडियम की बात करें, प्लाज्मोडियम की बात करें, यह सब क्या है, मोनेरा जगत के अंतर्गत रखे गए हैं। प्रोटिस्टा के अंतर्गत जैसे अमीबा की बात करें, पैरामीशियम, यूग्लिना, लेशमानिया इत्यादि। ये जो सभी जो एककोशिकीय जीव होते हैं उनके अंतर्गत क्या किस प्रकार से जनन करते हैं, तो वे क्या करते हैं, अलैंगिक जनन करते हैं। इसके अतिरिक्त तो आप सोचेंगे कि ये मोनेरा क्या है, प्रोटिस्टा क्या है, तो देखिए हम लोग 9th क्लास में पढ़ते हैं कि 1969 के अंतर्गत RH विटेकर टेकर ने 5 जगत पद्धत दिया था। और उसके क्रम में हम लोग पढ़े थे कि मोनेरा होता है, प्रोटिस्टा होता है, कवक होता है, पादप होता है और जंतु होता है। तो पूरे जो मोनेरा होते हैं उनमें अलैंगिक जनन होता है, जो प्रोटिस्टा होते हैं उनके अंतर्गत भी क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। लेकिन कवक के अंतर्गत लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों ही प्रकार के जनन पाए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर पादप की बात करें तो पादप के अंतर्गत भी लैंगिक तथा अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन यानी कि पादप के अंतर्गत जो अलैंगिक जनन होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। उसके बाद जो सरल जंतु होते हैं, अब सरल जंतु किसको कहते हैं, देखिए कितने ऐसे जो जंतु होते हैं जिनकी जो शरीर की बनावट होता है वह जटिल होता है, लेकिन बहुत से ऐसे जंतु भी हैं जिनके शरीर की बनावट जटिल न होकर के बिल्कुल सरल है। और जो सरल जंतु होते हैं वह किस प्रकार से जनन करते हैं, तो यह सरल जंतु भी अलैंगिक जनन करते हैं। जैसे हाइड्रा की बात करें, हाइड्रा कैसे जनन करता है, तो मुकुलन के द्वारा जनन करता है। तो यहां पर यह स्पष्ट है कि अलैंगिक जनन किस प्रकार के जीवों में होता है, तो समस्त जो एककोशिकीय जीव होते हैं, चाहे मोनेरा के अंतर्गत रखे गए हों, यानी जीवाणु, नीले हरे शैवाल, प्लाज्मोडियम की बात करें, ये सारे के सारे क्या करते हैं, अलैंगिक जनन करते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत अमीबा के उदाहरण है, अमीबा की बात करें, पैरामीशियम, चाहे यूग्लिना, चाहे लेशमानिया, ये जो जीव हैं वह किस प्रकार से जनन करते हैं, तो ये भी अलैंगिक जनन करते हैं। लेकिन कवक के अंतर्गत दोनों प्रकार के जनन पाया जाता है, यानी कि अलैंगिक जनन तथा लैंगिक दोनों ही प्रकार के जनन पाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर पादप की बात करें तो पादप के अंतर्गत भी लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों ही जनन पाया जाता है। तो जो पादप के अंतर्गत अलैंगिक जनन होता है उसी को हम लोग कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन के नाम से जानते हैं। इसको भी हम लोग को पढ़ना है। और जो सरल जंतु हैं जिनकी शरीर की संरचना सरल होता है, जैसे हाइड्रा की बात करें, वे भी क्या करते हैं, अलैंगिक जनन करते हैं। इसके अतिरिक्त जो भी जीव होते हैं वह क्या करेंगे, तो वह लैंगिक जनन करेंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि जो अलैंगिक जनन होता है वह अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है। तो देखिए अलैंगिक जनन के बहुत से प्रकार हैं,
लेकिन हम लोग खास तौर से उन्हीं प्रकार पर विशेष रूप से डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे जो कि आपके 10th क्लास के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक और महत्वपूर्ण है। तो यहाँ अलैंगिक जनन को देखते हैं कि अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है। तो अलैंगिक जनन के अंतर्गत नंबर 1 विखंडन, विखंडन, नंबर 2 मुकुलन, मुकुलन, नंबर 3 खंडीभवन, खंडीभवन, नंबर 3 कायिक जनन, या इसको कायिक प्रवर्धन भी बोला जाता है, कायिक प्रवर्धन। उसके बाद ये 4 है। 5वां की बात करें तो पुनरुद्ध भवन, पुनरुद्ध भवन, इसको पुनर्जनन भी कहा जाता है, पुनर्जनन भी कहा जाता है। एक और होता है जो कि बीजाणु द्वारा जनन, यानी कि 6वां की अगर बात करें तो बीजाणु द्वारा जनन, बीजाणु द्वारा जनन। अब यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि परीक्षा के दृष्टिकोण से कौन सा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण विखंडन है, मुकुलन है तथा ये कायिक जनन है जो कि पादपों में होता है। तो विखंडन को से 2024 के अंतर्गत प्रश्न बनाया जा चुका है। उसी तरह से कायिक से भी 2024 के अंतर्गत प्रश्न बनाया जा चुका है। तो देखिए, कौन सा प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में आते हैं उसके विषय में बात करना कठिन है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट जान लीजिए। और एक इम्पोर्टेंट होता है मुकुलन के द्वारा, और विशेष उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। बहुविकल्पी के लिए यह इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेकिन यह जो लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें चाहे शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें, तो लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन के अंतर्गत विखंडन से क्वेश्चन बन रहा है तथा कायिक जनन से क्वेश्चन बन रहा है तथा कभी कभी मुकुलन से भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो हम लोग विशेष रूप से इस पर अध्ययन करेंगे। हालांकि खंडी भवन तथा पुनरुद्ध भवन के द्वारा कैसे जनन होता है इस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग प्रारंभ करते हैं विखंडन द्वारा जनन, कि विखंडन द्वारा जनन कैसे होता है। विखंडन, विखंडन, तो विखंडन के द्वारा जनन भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। द्विविखंडन, द्विविखंडन तथा दूसरा होता है बहुविखंडन। जैसा कि देखिए, हमने कहा ना कि बहुत इंटरेस्टिंग है और कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। द्विविखंडन, द्विविखंडन का मतलब होता है कि क्या होता है, 2 बार विखंड, यानी कि किसी कोशिका से जो विखंडन होगा वह 2 बराबर भागों में विखंडित होगी। तथा बहुविखंडन के अंतर्गत क्या हो रहा है कि बहुविखंडन के अंतर्गत कोई भी सेल जो डिवाइड होगी यानी विभाजन होगा तो उसका एक बार नहीं कई बार विभाजित होंगी, यानी बहुत बार विभाजित होंगी। जो बहुत बार विभाजित होंगी उसे बहुविखंडन, और जो 2 बार विभाजित होगी, 2 बराबर भागों में विभाजित होगी, उसे हम लोग द्विविखंडन के नाम से जानते हैं। वस्तुतः जो द्विविखंडन होता है वह भी 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। सरल विखंडन, सरल विखंडन, अनुप्रस्थ विखंडन, अनुप्रस्थ विखंडन तथा एक होता है अनुदैर्घ्य विखंडन, अनुदैर्घ्य विखंडन। यह 3 प्रकार का होता है। यहीं पर हम लोग जानते रहते हैं जो अमीबा होता है उसके अंतर्गत जो विखंडन होता है वह कैसा होता है, सरल विखंडन होता है। जो यूग्लिना होता है, यूग्लिना होता है उसके अंतर्गत जो विखंडन होता है वह अनुप्रस्थ विखंडन होता है। और जो पैरामीशियम होता है, पैरामीशियम होता है
उसके अंतर्गत जो विखंडन होता है वह अनुदैर्घ्य विखंडन होता है। और प्लाज्मोडियम की बात करें, प्लाज्मोडियम की बात करें, जो किताब के अंतर्गत उदाहरण बनाए गए हैं उन्हीं से मैं भी उदाहरण उठाया हूं। प्लाज्मोडियम के अंतर्गत किस प्रकार का विखंडन होता है, तो बहु विखंडन होता है। अब यहां पर हम लोग यह देखते हैं कि विखंडन क्या है। विखंडन क्या है? विखंडन, विखंडन जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, विखंडन यानी कि खंडित होकर के टुकड़ों में विभाजित होना। तो विखंडन के अंतर्गत एक कोशिकीय जीव परिपक्व होकर अपने केंद्रक को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। तत्पश्चात उसका जीव द्रव्य दो भागों में विभाजित होता है तथा वे नए संतति जीव उत्पन्न करते हैं। यानी सिंपल चीज है कि कोई जो भी एक कोशिकीय जो जीव होते हैं, तो जैसा कि हमने कहा कि विखंडन का मतलब होता है टुकड़ा। यानी इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, वह एक कोशिकीय जीव जब परिपक्व हो जाते हैं, अभी हम उदाहरण देखेंगे, परिपक्व हो जाते हैं, तो परिपक्व होने पर उनका जो केंद्रक होता है, उनके केंद्रक क्या होते हैं, दो बराबर भागों में बंट जाते हैं। और जब केंद्रक दो बराबर भागों में बंट जाता है, तो केंद्रक के बंटने के बाद जो कोशिका का जो जीव द्रव्य होता है, वह जीव द्रव्य भी दो भागों में बंट जाता है और उससे क्या उत्पन्न होते हैं, तो उसके विभाजन से नए संतति जीव उत्पन्न होते हैं। और विखंडन के अंतर्गत इसी प्रकार से अलैंगिक प्रजनन होता है। अब इसके अंतर्गत हम लोग उदाहरण देखते हैं कि कैसे विखंडन होता है। जैसे कि अमीबा की बात करें, तो अमीबा के अंतर्गत सरल विखंडन होता है। अभी हमने चर्चा किया, सरल विखंडन इसलिए होता है क्योंकि अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है, वह किसी भी आकार का ग्रहण कर सकता है, और इसीलिए वह क्या होता है, लुढ़क करके चलता है, और उस प्रकार से जो गति करता है उसी को हम लोग अमीबीय गति के नाम से जानते हैं, क्योंकि वह क्या करता है, लुढ़क करके चलता है। अब यहां पर देखते हैं कि एक जैसे अमीबा है, तो ये केंद्रक हो गया, ये डीएनए हो गया, और ये लिख देते हैं, चूंकि फिगर बनाने पे देर होता है। ये केंद्रक हो गया, ये जीवद्रव्य हो गया, और यह क्या जो होता है, वह संकुचन सेल रिक्तिका होता है। अब यहां पर जब यह अमीबा है, यह अमीबा जब मैच्योर्ड होगा यानी परिपक्व होगा, तो परिपक्व होने पर इसका कौन सा पार्ट्स, तो केंद्रक क्या होगा, दो बराबर भागों में विभाजित हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि यह एक अमीबा है, और इसका जो केंद्रक है, वह क्या हो जाएगा, वह भी परिपक्व हो जाएगा। यहां पर परिपक्व हो गया, यहां पर परिपक्व हुआ। अब यहां पर क्या होगा,
तो यहां पर उसका जो केंद्रक है दो बराबर भागों में विभक्त हो जाएगा, दो बराबर भागों में विभक्त हो जाएगा। और जब दो बराबर भागों में विभक्त हो जाएगा तो तब क्या होगा, जीव द्रव्य उसका विभाजित हो जाएगी। यानी यहां पर यह हो गया केंद्रक, यह हो गया संकुचन से रिक्तिका, तथा यह हो गया जीव द्रव्य। तो यह अमीबा के अंतर्गत है कि अमीबा कैसे विखंडन के द्वारा, यानी वह क्या करता है, अलैंगिक जनन करता है, और अलैंगिक जनन के अंतर्गत एक प्रकार होता है विखंडन, और विखंडन के अनुसार वह क्या करता है, वह जनन करता है। और यह किसी भी तल से इसके अंतर्गत, यानी कि अमीबा में किसी भी तल से विखंडन होता है, इसीलिए इसको सरल विखंडन कहा जाता है, सरल विखंडन कहा जाता है। तो इस प्रकार से अमीबा क्या करता है, अमीबा जनन करता है विखंडन के द्वारा। उस प्रकार से अब हम देखते हैं, एक और उदाहरण देखते हैं, यूग्लिना का देखते हैं, यूग्लिना का देखते हैं। यह द्विविखंडन का उदाहरण है, क्योंकि हमने बताया कि द्विविखंडन के अंतर्गत क्या होती है कि उसकी कोशिका दो बराबर भागों में, उसकी कोशिका दो बराबर भागों में विभाजित हो जाती है और दो संतति जीव का निर्माण करती है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं द्विखंडन के अंतर्गत यूग्लिना को देखते हैं। सिंपल यूग्लिना का ऐसा चित्र होता है, क्योंकि चित्र बनाने में टाइम लगता है। यह उसकी फ्लैजिला है जो कि गति करने में उसकी मदद करती है। यह एक यूग्लिना है, और यूग्लिना के अंतर्गत भी क्या होता है, द्विखंडन होता है या द्विविखंडन होता है, द्विविखंडन होता है। इसकी भी कोशिका क्या होती है, दो बराबर भागों में बंट जाती है, लेकिन उसके अंतर्गत जो खंडन होता है, विखंडन होता है, वह अनुप्रस्थ होता है, अनुप्रस्थ होता है। क्योंकि पहले क्या होता है, पहले जो यह कशाभिका है यह दो बराबर भागों में बंट जाती है, उसके बाद उसका केंद्रक बढ़ता है, उसके बाद उसका जीव द्रव्य बढ़ करके दो यूग्लिना का निर्माण करता है। यानी इसके अंतर्गत क्या होगा, फ्लैजिला दो बराबर भागों में बंट जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि इसका जो केंद्रक है, इसका केंद्रक जो है वह क्या हो जाएगा कि दो बराबर भागों में बटेगा, और यहां से यह अनुप्रस्थ रूप से यह दो यूग्लिना का निर्माण करेगा। तो इस तरह से यूग्लिना के अंतर्गत क्या होता है, द्विखंडन के द्वारा उसके अंतर्गत जनन होता है। ठीक इसी प्रकार से द्विखंडन के द्वारा जो जनन की अगर बात करें तो पैरामीशियम के अंतर्गत भी इसी प्रकार से विखंडन के द्वारा जनन होता है, और विखंडन के अंतर्गत द्विविखंडन होता है। तो अब बहुविखंडन के अंतर्गत क्या होता है, तो कभी कभी जब जीवों के जनन के लिए जब प्रतिकूल परिस्थितियां नहीं होती हैं, अनुकूल परिस्थितियां नहीं होता है, तो उस दौरान जीव क्या कर लेते हैं, वह उनकी जो केंद्रक होता है वह कई भागों में विभाजित हो जाती है। अगर यहां पर देखें तो बहुविखंडन का उदाहरण
बहुविखंडन का उदाहरण। तो बहुविखंडन के अंतर्गत हम प्लाज्मोडियम को उदाहरण बनाते हैं। वस्तुतः जो अमीबा होता है, जो कि सरल विखंडन के द्वारा द्विविखंडन करता है, लेकिन अगर अमीबा भी अगर प्रतिकूल परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति नहीं, प्रतिकूल परिस्थिति में होता है, तो वह भी क्या करता है, बहुविखंडन करता है। यानी बहुविखंडन के अंतर्गत क्या होता है, बहुविखंडन के अंतर्गत जो जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं, उनके जनन के लिए जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं, तो उस प्रतिकूल परिस्थितियों में उस जीव के कोशिका के ऊपर एक आवरण, मोटी आवरण का निर्माण होता है, और उस मोटी आवरण के अंदर उसका जो केंद्रक होता है बहुत बार विभाजित होता है, तथा जब प्रजनन के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न होता है, तो उसकी जो आवरण होता है वह आवरण क्या होता है, धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, गल जाता है, तथा उसमें से कई नए जीव, संतति जीव उत्पन्न होते हैं, और उसे ही हम लोग बहुविखंडन के नाम से जानते हैं। इसको उदाहरण से समझते हैं कि जैसे प्लाज्मोडियम की बात करें तो प्लाज्मोडियम, जैसे यह प्लाज्मोडियम है और यह इसका डीएनए है, ये इसका जीव द्रव्य है। अब कह रहा है कि प्रतिकूल परिस्थिति, जब इसके जनन के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं तब क्या होता है, तो तब होता है कि जो प्लाज्मोडियम होता है उसके जो कोशिका होती है, इसका जो केंद्रक होता है, तो विपरीत परिस्थितियों में इसके बाहर यह आवरण का निर्माण हो जाता है, और इसका जो केंद्रक है वह केंद्रक कई भागों में या बहुत बार विभाजित हो जाता है। जब अनुकूल, यह क्या है, यह प्रतिकूल परिस्थिति की बात है, प्रतिकूल परिस्थिति की बात है। लेकिन जब अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, तो जब अनुकूल परिस्थितियां होता है तो वह क्या हो जाता है, यह इसका आवरण धीरे धीरे, यहीं से समझ लेते हैं। तो जब प्रतिकूल परिस्थिति में इस प्रकार से होता है कि उसके उस जीव के, यानी कि जो प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम के ऊपर यह आवरण का निर्माण हो जाता है, और उसका जो केंद्रक होता है बहुत बार विभाजित होकर के कई संतति जीव का निर्माण करता है। और जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो इसका जो आवरण है वह धीरे धीरे क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तथा इससे क्या होते हैं, कई जीव, संतति जीव का निर्माण होता है, कई संतति जीव का निर्माण होता है। अभी इसके अंतर्गत ये क्या हो गया, केंद्रक हो गया सबका, ये क्या हो गया, जीव द्रव्य हो गया। तो यह क्या है, यह जनक जीव है, जनक जीव है, और यह क्या है, संतति जीव है। तो प्लाज्मोडियम के अंतर्गत क्या हो रहा है, बहुविखंडन हो रहा है। लेकिन एक बात जान लीजिए कि जब अमीबा भी प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है तो उसके अंतर्गत भी इस प्रकार के बहुविखंडन हो जाता है, तो उसके अंतर्गत भी सेम कंडीशन होगा। यानी कि जो अमीबा है, यहां पर देखते हैं, जो अमीबा है, तो जब प्रतिकूल परिस्थितियां होंगी तो इसके ऊपर क्या हो जाएंगे, यह मोटा सा आवरण बन जाएगा। इसका 3 स्तर होता है, ऊपर के क्लासों में जाएंगे तो कैसे बनता है, क्यों बनता है, ये सब पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को ये जरूरी नहीं, हम लोगों को बहुविखंडन समझना है। तो जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं तो अमीबा के ऊपर क्या हो जाते हैं, आवरण का, मोटा एक आवरण का निर्माण हो जाता है। और जब मोटा आवरण का निर्माण हो जाता है तो इसका जो केंद्रक है वह केंद्रक बहुत बार विभाजित हो जाता है, लेकिन जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो अनुकूल परिस्थितियों में इसका जो आवरण होता है वह आवरण क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है, गल जाता है, तथा इससे कई संतति जीव का निर्माण होता है। तो विखंडन के अंतर्गत इसी प्रकार से
क्या करते हैं? जीव जनन करते हैं। तो विखंडन हम लोग देख रहे थे, विखंडन कितने प्रकार का होता है? विखंडन दो प्रकार का होता है, द्विविखंडन और बहुविखंडन। अगर द्विविखंडन की बात करें तो अमीबा की बात करें, पैरामीशियम की बात करें, लेशमानिया की बात करें, चाहे यूग्लिना की बात करें, इनके अंतर्गत क्या होता है? तो द्विविखंडन होता है। तथा प्लाज्मोडियम का जो उदाहरण है वह बहुविखंडन के अंतर्गत आता है। तो हम अगले दिन मिलते हैं। तो अलैंगिक प्रजनन के अन्य प्रकार जैसे कायिक प्रवर्धन की बात करें, चाहे खंडी भवन की बात करें, चाहे ये पुनरुद्ध भवन की बात करें, इन सब टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।